नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का एक खास अंक लेकर हम हाजिर हैं। सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत हुई है, इसलिए अगला एक घंटा खबरों से पूरा भरपूर होने वाला है। अगले एक घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और आपके साथ होंगी मैं जया सिन्हा और आंचल। शुक्रिया जया। अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन नया सवेरा के इस अंक को आरंभ करने से पहले सबसे पहले जानते हैं आज का सुभाषित। क्षणे रुष्टाः क्षणे तुष्टाः रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे अव्यवस्थितचित्तानां प्रसादोऽपि भयङ्करः। जिनका मन अव्यवस्थित रहता है, अर्थात पल पल बदलता रहता है, उनसे वैर तो कष्टप्रद है ही, पर उनकी प्रसन्नता व मित्रता भी भयंकर होती है। Those who are so fickle-minded that they get agitated and pleased at the drop of a hat, neither their rivalry nor friendship is advisable. तो ये था आज का सुभाषितम और आइए अब सीधे रुक करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। चुनाव आयोग आज दोपहर 12 बजे करेगा प्रेस वार्ता। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में होंगे विधानसभा चुनाव। तंजानिया की राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगी द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा पारंपरिक स्वागत। राष्ट्रपति न्याय संगत और बाधाएं सहने में सक्षम कृषि खाद्य प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में 700 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। चुनाव आयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के दावों पर आज फिर करेगा सुनवाई। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर किया है दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इटली और फ्रांस के दौरे पर होंगे रवाना। पहले चरण में अपने इटली समकक्ष से करेंगे मुलाकात, वहीं दूसरे चरण में पेरिस में आयोजित 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में लेंगे भाग। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1100 से अधिक की मौत। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई आपात बैठक में इजरायल के राजदूत ने हमास पर युद्ध अपराध का लगाया आरोप। क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का नीदरलैंड से होगा मुकाबला। वहीं कल खेले मैच में भारत ने जीत के साथ किया आगाज। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। केएल राहुल ने नाबाद 97 और कोहली ने 85 रन की खेली पारी। और नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की आज घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग आज दोपहर 12 बजे करेगा प्रेस वार्ता। ये तमाम बड़ी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं और 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में होने हैं विधानसभा चुनाव। तो ये बड़ी खबर आपके लिए हम ट्रैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आज दोपहर 12 बजे प्रेस वार्ता करने वाला है और जो 5 राज्य जिनका नाम हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की आज घोषणा की जाएगी। 12 बजे दोपहर प्रेस वार्ता करने वाला है चुनाव आयोग। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होंगे विधानसभा चुनाव। ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर को लेकर।
ऋषि, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन क्या कुछ अनुमानित है? हाँ, देखिए जया, बेहद महत्वपूर्ण दिन है इस बात को लेकर कि इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, और वहां पर जैसे ही चुनाव आयोग ये प्रेस वार्ता करेगा, वैसे ही इन सभी राज्यों में जो चुनाव आचार संहिता है सबसे पहले वो लागू हो जाएगी। और चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद तुरंत वहां की जो सभी शक्तियां हैं चुनाव आयोग के अधीन हो जाती हैं, और वो जो भी गतिविधि वहां पर प्रशासनिक और आर्थिक और जिस तरीके की गतिविधियां हैं उन सब पर आयोग की नजर रहती है। ऐसे में जैसे कि हम जानते हैं कि चुनाव आयोग इन सभी राज्यों में अपनी विस्तृत टीम के साथ वहां पर दौरा करके इस बात को जांच चुका है कि वहां पर चुनाव की जो तैयारियां हैं वो कितनी मुकम्मल हैं, और इस मामले में दिशा निर्देश भी दिए गए थे। हमने बाद में देखा कि ऑब्जर्वर्स की मीटिंग भी यहाँ पर दिल्ली में बुलाई गई, और उसमें भी आयोग ने सभी ऑब्जर्वर्स को ये आदेश दिए कि वो इन राज्यों में जब जाएंगे तो इस बात को सुनिश्चित करें कि जो चुनाव आचार संहिता के जो नियम हैं वो कड़ाई से उनका पालन हो, और जो जिम्मेदारी अलग अलग तरीके से दी गई है उनका वो पालन करें। जहाँ तक अगर इन राज्यों में चुनाव की तारीखों के बारे में हम आकलन करें तो हम जानते हैं कि मिजोरम में जो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो दिसंबर में समाप्त हो रहा है, तो वहीं बाकी के राज्यों में जिसमें कि तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो जनवरी तक है, अलग अलग तारीखों में। उस लिहाज से हम देखें तो मिजोरम में शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं, जो कि हम मान के चलते हैं कि जो अलग अलग त्योहार हैं उनको अगर देखें और मौसम के हिसाब से देखें तो 15 जनवरी से 15 दिसंबर के बीच का जो समय है आयोग संभवतः इनमें से कुछ तारीखों को चुन सकता है। जी ऋषि, हमने देखा था कि तारीखों के ऐलान करने से पहले, जो आज अभी ये खबर आई है, उससे पहले ऑब्जर्वर्स जो थे इलेक्शन कमीशन के, उनके साथ भी बैठक हुई थी दिल्ली में। वहां पर मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहे पारदर्शी लोकतंत्र के इस पर्व को और बेहतरीन बनाने के लिए? देखिए, ऑब्जर्वर्स के साथ जब बैठक होती है तो तैयारियां पूरी होने के बाद आयोग के दूत के तौर पर, और कहा जाता है आयोग की आंखों के तौर पर ये काम करते हैं। आयोग चूंकि दिल्ली में रहता है और उनकी जो पर्यवेक्षक हैं वो चाहे वो व्यय से संबंधित हो, एक्सपेंडिचर से संबंधित हो या ड्रग्स से संबंधित हो जिसमें कि मादक पदार्थों की जब्ती की जाए, और या फिर जो कैश एंड काइंड को लेकर, और इसके अलावा जो प्रशासनिक मामला है जिसमें कि सुरक्षा का जो बेहद बड़ा पहलू है, इन सभी चीजों को सुनिश्चित करने का काम आयोग इन्हीं ऑब्जर्वर के माध्यम से उस पर निगरानी का काम करता है। हम जानते हैं कि जो जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर समस्त चुनावों को संपन्न कराते हैं, और उस जिले में जितनी भी विधानसभाएं होती हैं उसमें वो चुनाव अधिकारी के तौर पर काम करते हैं। लेकिन ये जो पर्यवेक्षक होते हैं, इन पर्यवेक्षकों की सबसे बड़ी भूमिका यही होती है कि ये माइक्रो लेवल पर काम करते हैं। अगर किसी के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है, पुलिस विभाग से संबंधित हैं वो, तो वो उस पर काम करते हैं। अगर व्यय से संबंधित है, एक्सपेंडिचर से संबंधित है, वो उस पर करते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जर्वर्स की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है, और जब कभी भी कोई विवाद की स्थिति होती है ऐसे में ऑब्जर्वर्स जो कि फील्ड में होते हैं और उस फील्ड में मौजूद तमाम तथ्यों का संकलन करके आयोग को तत्काल वो रिपोर्ट भेजते हैं, और उसी रिपोर्ट के आधार पर हमने कई बार देखा है कि आयोग चूंकि आचार संहिता लागू होती है तो ऐसे में तुरंत फैसला करने में भी सक्षम होता है, और तमाम कार्यवाही भी हमने देखा होता है कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है तो तत्काल कार्रवाई की जाती है। जी साथ ही ऋषि, क्योंकि यहाँ पर हम पारदर्शी चुनावी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसे ऐलान चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं जो काफी अनूठे होते हैं। इस बार किस तरह के अनुमान हम लगा सकते हैं? जैसे हम पिंक बूथ्स की बात करते हैं, बुजुर्गों को नई व्यवस्था देने की बात की जाती है, दिव्यांगजनों के लिए कई ऐसी सहूलियतें हैं जो चुनाव आयोग देता है चुनावी प्रक्रिया के दौरान। बिल्कुल, देखिए ये जो बातें हैं इसको आयोग अपने स्वीप कार्यक्रम के तहत सुनिश्चित करता है, और जो आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी मतदाता ना छूटे, यानी कि आयोग की तरफ से इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड राजनीतिक दलों के लिए सुनिश्चित किया जाता है वही लेवल प्लेइंग फील्ड मतदाताओं के लिए भी सुनिश्चित हो। हम जानते हैं कि अगर कोई दिव्यांगजन है और उसको जाने में असुविधा होती है और उनके लिए सुविधाएं नहीं है, रैंप नहीं बने हैं, तो ऐसे में वो उनके लिए वोट डालना मुश्किल होता है। उस परिस्थिति में लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए आयोग ने निर्देश दिए हैं कि वहां पर उनके लिए वो सभी सहूलियतें दी जाएं,
जिससे कि वो वोट डालने में उन्हें सहूलियत हो और वो आसानी से वोट डाल पाए। दूसरा पहलू होता है कि सुरक्षा के माध्यम से भी लोगों को ये जताया जाए कि आप हर हाल में सुरक्षित हैं और वोट डालने का जो आपका अधिकार है उसको आयोग ने सुनिश्चित किया है। इसी कड़ी में हमने देखा है कि महिलाओं के लिए जो पहलू है कि अगर पिंक बूथ बनाने हैं जिसमें सभी महिलाएं बूथ का ऑपरेट करती हैं, सुरक्षा अधिकारी तक वहां पर महिलाएं होती हैं, तो उसका एक ही मतलब होता है कि सभी महिलाओं में जो महिला वोटर हैं ये संदेश जाए कि वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी उनके लिए खतरा तो नहीं ही है बल्कि उनके लिए सहूलियत ही है और उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता है। तीसरा पहलू है तकनीकी पहलू जो बेहद महत्वपूर्ण है और आयोग हर चुनाव में कुछ न कुछ इसमें नया करता रहता है तमाम ऐप के जरिए और ऐसी सुविधाएं अब सिटीजन को दे रहा है जिससे कि वो अगर कोई गड़बड़ी होती है तो तत्काल उसको आयोग के समक्ष जो तमाम प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड करके उसकी शिकायत की जा सकती है। तो तकनीकी पहलू का अब आयोग ज्यादा विस्तार कर रहा है। देखना होगा आज कौन सा नया तकनीकी पहलू आयोग लेकर आता है। जी बिल्कुल, और चुनाव आयोग की एक बड़ी यहाँ पे जिम्मेदारी होती है कि जो वोटर्स हैं उन्हें जागरूक किया जाए, इस लोकतंत्र के महापर्व में वो निकलें और अपनी जिम्मेदारी, अपना जो अधिकार है वोट का, उसका इस्तेमाल करें। ऋषि, इस बार भी इस पे खास जोर रहेगा चुनाव आयोग का? बिल्कुल, आयोग का जो काम है स्वीप जो उनका मिशन है उसके तहत ये कोशिश होती है कि स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से और तमाम जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके माध्यम से समय समय पर रैलियां निकाली जाती हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं। हमने देखा है कि पूर्व में ह्यूमन चेन बनाने का एक सिलसिला खासतौर से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में देखा गया था और उसमें रिकॉर्ड बनाए गए थे, गिनीज रिकॉर्ड बनाए गए थे कि कितनी बड़ी ह्यूमन चेन बनाई गई, किस जिले में बनाई गई। इस तरीके की जो कवायदें होती हैं इसका एक ही पहलू होता है कि मतदाताओं में ये जागरूकता हो कि वोट डालना उनका कितना बड़ा अधिकार है और इससे वो क्या क्या करने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जब पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में होता है तो उस पार्टिसिपेशन के परिणाम हर व्यक्ति उपेक्षित रखता है। उन परिणामों से जब वो खुद को जोड़ता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है इसको अगर हम देखें तो स्वीप के माध्यम से जो ऋषि, तो यहाँ पर एक बड़ी खबर, 12 बजे का सभी को इंतजार रहेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और हमारे देश के 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर एक बड़ा ऐलान यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से हो रहा है। 12 बजे जो प्रस्तावित है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल और खबरों में आगे बढ़ें तो चुनाव आयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के दावे पर आज फिर करेगा सुनवाई। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया है और इससे पहले शुक्रवार को चुनाव आयोग ने शरद पवार और अजीत पवार की गुट की याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान अजीत पवार गुट ने 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब अजीत पवार महाराष्ट्र में एनडीए सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद अजीत ने एनसीपी पर अपना दावा भी ठोक दिया। अजीत पवार के इस कदम के खिलाफ शरद पवार ने चुनाव आयोग का रुख किया है। अब दोनों गुटों को चुनाव आयोग के सामने अपना अपना पक्ष रखना है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शरद पवार गुट के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अजीत पवार गुट की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि अजीत पवार को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत पार्टी का प्रतीक चिन्ह भी आवंटित कर देना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। भारत दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन आज प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाली हैं। सामिया सुलुहु हसन अपनी समकक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में तंजानिया के राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। तंजानिया के राष्ट्रपति 10 अक्टूबर को दिल्ली में एक व्यापार और निवेश कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। इससे पहले कल उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने अफ्रीकी संघ को G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री की पहल की सराहना करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत की उनकी ये पहली यात्रा है। और मेघना हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त और जानकारी के साथ। मेघना, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय के बाद तंजानिया के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? कौन से ऐसे क्षेत्र है जिसमें दोनों ही देश एक लंबी पारी की शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और जो बातचीत आज होगी उसमें कई विषय होंगे मेज पर। अगर हम देखें तो सबसे पहले डेवलपमेंट पार्टनरशिप एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे कोऑपरेशन का, बायलैटरल कोऑपरेशन का। उसके अलावा वाटर पार्टनरशिप, क्योंकि भारत ने कई जगहों पर लाइन ऑफ क्रेडिट देकर या एक इन्वेस्टमेंट भारत का रहा है वाटर सप्लाई के लिए तंजानिया में, और जिसके कारण कई लोगों को वहां पर पानी मिल रहा है। तो उसके लिए तंजानिया की तरफ से कोशिश रहेगी कि उसका फेज 2 शुरू हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पानी की सुविधा पहुंच पाए। तो वाटर पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा अहम पहलू है रिलेशनशिप का, उस पर भी चर्चा हो सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अग्रीमेंट्स भी साइन होने की संभावना है, कल्चर पर एग्रीमेंट साइन होने की संभावना है, और उसके अलावा एक बड़ा फोकस अगर हम देखें तो रह सकता है मेडिकल टूरिज्म पर भी। बिजनेस पर बेशक एक इम्पोर्टेंट फोकस रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो राष्ट्रपति आई हैं उनके साथ एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन आया हुआ है और उसके साथ ही मिनिस्टर्स भी कई आए हुए हैं। तो तकरीबन जहां तक खबरों की अगर माने तो तकरीबन 100 लोगों का एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन, 100 बिजनेसमैन का एक बड़ा डेलीगेशन है जो राष्ट्रपति के साथ आया हुआ है। और उसके अलावा राष्ट्रपति एक बिजनेस राउंड टेबल को भी यहाँ भारत में संबोधित करेंगे, जहां पर बिजनेस के इंडियन बिजनेसेस के बड़े लीडर्स यहाँ पर मौजूद होंगे जिनसे वो बातचीत करेंगी, और ज्यादा क्या ट्रेड में हो सकता है उसके ऊपर फोकस रहेगा। मेघना, हमने देखा था कि अभी कुछ समय पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर भी तंजानिया गए थे और वहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय से बात की थी, और किस तरह से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं, उसमें तंजानिया और भारत उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं। इसका जिक्र भी उन्होंने वहां पर किया था। थे जुलाई में वो यात्रा हुई थी, मतलब कुछ ही महीने पहले ये यात्रा हुई थी, और उन्होंने वहां पर IIT मद्रास का तंजानिया में कैंपस खुले, उसके लिए भी एक MOU साइन किया गया था। और कुछ ही समय में हम देखेंगे कि IIT मद्रास का एक कैंपस तंजानिया में नजर आएगा, जो वहां के रीजन और वहां के स्टूडेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। हम तंजानिया के विदेश मंत्री पहले से ही भारत में हैं, यहाँ पर कुछ दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हमने बातचीत की तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि IIT मद्रास के आने से जो स्टूडेंट्स को, जो एक उस रीजन के जो स्टूडेंट्स को बेशक फायदा होगा, और भारत के लिए एक बड़ा लीप ऑफ फेथ है कि इतना बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट का कैंपस तंजानिया में खोलना, और ये इसकी सक्सेस और ज्यादा भारतीय यूनिवर्सिटीज को प्रेरित करेगी कि वो अफ्रीकन रीजन में अपने कैंपसेस, ऑफशोर कैंपसेस खोले। उसके अलावा भी देखें तो ये विजिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है आंचल, क्योंकि G20 में अफ्रीकन यूनियन के इंक्लूजन के बाद ये विजिट हो रही है, और जिस तरीके से भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के तौर पर उभर रहा है,
अफ्रीकन यूनियन के जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी उनके मुश्किलें हैं, उनके साथ उनके जो भी डेवलपमेंटल जर्नी के लिए जो उनकी जरूरतें हैं, उसको मल्टीलैटरल फोरम्स में भारत ने उस आवाज को उठाया है। और G20 के ब्लॉक में जो इंक्लूजन हुआ है भारत की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत अफ्रीकन यूनियन का, वो बेशक बेहद इंपॉर्टेंट है। जहां हम बात करते हैं पीपल टू पीपल टाइज की, तो देखिए यहाँ पर एजुकेशन का क्षेत्र अहम हो जाता है, कल्चर का क्षेत्र बहुत अहम है। हम जानते हैं बहुत ही सालों से बॉलीवुड मूवीज जो हैं वो बहुत फेमस हैं तंजानिया में। कई ऐसे वायरल स्टार्स हैं, जैसे किरी पॉल की बात करें तो ऐसे कई स्टार बहुत ज्यादा फेमस हैं इंडिया में, जो बॉलीवुड म्यूजिक और बॉलीवुड डांस को तंजानिया में प्रमोट कर रहे हैं और अपने ही अंदाज में भारतीय लोगों को भी लुभा रहे हैं। तो एक हम देखें तो मॉडर्न कल्चरल पार्टनरशिप भी काफी ज्यादा अहम है और हिस्टोरिकल लिंकेजेस तो बेशक हैं ही। तो इस लिहाज से अगर हम देखें, उसके अलावा भी एक और विषय यहाँ पर अहम है। तंजानिया से और उस रीजन से काफी ज्यादा लोग भारत आते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, मेडिकल असिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो बड़े मेडिकल या हॉस्पिटल के चेन के जो बिजनेसमैन हैं उनसे मिलने वाली हैं, ऐसी संभावना बताई जा रही है, ताकि वो अपने हॉस्पिटल्स वहां पर खोलें तंजानिया में, जो कि उस रीजन को बेनिफिट करेगा। तो ये भी एक बहुत अहम पहलू है इस विजिट का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो भारत दौरे पर है तंजानिया की राष्ट्रपति, द्विपक्षीय वार्ता होगी। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों ही देश अपने जो एसोसिएशन है उसको, पार्टनरशिप को बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है नया सवेरा में। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते कुछ अन्य खबरों का जिया, क्यों नहीं। बिल्कुल, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज न्याय संगत और बाधाएं सहने में सक्षम कृषि खाद्य प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 12 अक्टूबर तक चलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्श समूह जेंडर प्लेटफॉर्म इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। ये सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। और इस सम्मेलन पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुज यादव। अनुज, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो उसमें नवाचार या किस तरह से रिसर्च को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और भारत को चुना गया है क्योंकि अगर हम भविष्य की चुनौतियों के बारे में बात करें इस क्षेत्र की, तो उस लिहाज से ये सम्मेलन काफी अहम हो जाता है। ये जया काफी महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है, और सम्मेलन इस लिहाज से और महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत खाद्य सुरक्षा की अगुवाई करे। हम जानते हैं कि G20 जो अभी जिसकी अगुवाई भारत ने की है, अध्यक्षता भारत ने की है, उसमें पोषण एक बहुत बड़ी चुनौती है। खाद्य सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज, ये ऐसे मुद्दे हैं जो G20 के अंदर पूरी बैठकों के दौरान इन पर काफी सहमति बनी है कि किस तरीके से इन चुनौतियों से भविष्य में लड़ा जाएगा। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई क्षेत्र निभाता है जया, तो वो कृषि का क्षेत्र है। और इस अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का मकसद ही ये है कि इन चुनौतियों से ना सिर्फ निपटा जाए बल्कि
की एक जो लैंगिक असमानता है, जेंडर इनइक्वालिटी है, उसको भी दूर किया जाए। अब इन सब क्षेत्रों के अंदर महिलाएं जो हैं वो इसका नेतृत्व करें। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का सबसे बड़ा मकसद यही है। हम जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जो छोटे और सीमांत किसान हैं उसमें महिलाओं की जो भूमिका है वो काफी अग्रणी रहती है, लेकिन अब भारत और दूसरे जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो ये चाहते हैं कि वो सिर्फ महिलाओं की भूमिका ही सीमित न रहे, बल्कि वहां पर वो नेतृत्व करती हुई महिलाएं नजर आए। आज जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी, इसमें 700 से ज्यादा देश और विदेश के जो प्रतिनिधि हैं वो जया इसमें शामिल होंगे। चाहे वो हम कृषि क्षेत्र में जो वैज्ञानिक हैं उनकी बात करें, चाहे स्कॉलर्स की बात करें, या फिर जो कृषि विश्वविद्यालय हैं हमारे देश के अंदर 76 से ज्यादा, उनके वाइस चांसलर होंगे। और एक 4 दिन के अंदर पूरा एक वार्तालाप होगा, आपस में एक वार्तालाप होगा, 60 से ज्यादा सत्र होंगे। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि महिलाओं की भूमिका न सिर्फ अग्रणी हो, बल्कि कृषि के क्षेत्र में खाद्य की सुरक्षा को और खाद्य प्रणालियों के अंदर वो महिलाएं नेतृत्व करती नजर आए। G20 के शेरपा अमिताभ कांत भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसकी एक तरीके से अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो CGIAR जो एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्था है उसके प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। कुल मिलाकर CGIAR जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है कृषि के क्षेत्र में, और ICAR जो भारत की जो अनुसंधान की जो संस्था है वो इस पर बैठकर इसका आयोजन कर रहे हैं और भारत इसकी अगुवाई कर रहा है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल अनुज, और खाद्य प्रणाली को सुव्यवस्थित और स्वस्थ रखने के लिए जो ग्लोबल सर्विस सप्लाई चेन है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इसका जिक्र कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किया गया है। कैसे यहाँ पर नई रूपरेखा तैयार होते हुए आप देख रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन समय हमारे पास कम है। अनुज, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो एक कृषि खाद्य प्रणाली का सम्मेलन है इस पर रहेगी हमारी खास नजरें, लेकिन एक और कॉन्क्लेव जो है उस पर भी बात कर लेते हैं जो कि स्पेस से जुड़ा हुआ है। तो नई दिल्ली में आज से भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव की शुरुआत होनी है जो 11 अक्टूबर तक चलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ और फ्रांसीसी राजदूत अंतरिक्ष कॉन्क्लेव को संबोधित करने वाले हैं। भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव होगा आज और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन को लेकर एक नया अपडेट शेयर किया है। दरअसल आदित्य L1 अंतरिक्षयान पूरी तरह से ठीक है और सूर्य पृथ्वी L1 की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर ने 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए काम किया था। पोस्ट में कहा गया कि अंतरिक्षयान स्वस्थ है और सूर्य पृथ्वी L1 की ओर बढ़ रहा है। 19 सितंबर को किए गए ट्रांस लॉग्रेशियन .1 इंसर्शन पैंतरेबाजी को ट्रैक करने के बाद मूल्यांकन किए गए प्रक्षेप पथ को सही करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। TCM ये सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्षयान L1 के आसपास हेलो कक्षा सम्मेलन की ओर अपने इच्छित पथ पर है। जैसे जैसे आदित्य L1 आगे बढ़ता रहेगा, कुछ ही दिनों में मैग्नेटोमीटर फिर से चालू हो जाएगा। खबर उत्तराखंड से, जहां के नैनीताल जिले में कल 32 लोगों को ले जा रही एक बस खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं नैनीताल के SSP PN मीणा ने बताया कि स्थानीय पुलिस, NDRF और SDRF की टीमों ने बचाव अभियान चलाकर 28 लोगों को बचाया। उन्होंने कहा कि हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस का दौरा करेंगे। अपनी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में रक्षा मंत्री रोम में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रिस्टो से मुलाकात करेंगे। मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाया गया था। यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण के दौरान राजनाथ सिंह पेरिस में अपने समकक्ष फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में सम्मिलित होंगे।
भारत और फ्रांस ने हाल ही में रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया था। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण औद्योगिक सहयोग सहित सशक्त और व्यापक द्विपक्षीय रक्षा संबंध हैं। रोम और पेरिस में रक्षा मंत्री औद्योगिक सहयोग के संभावित अवसरों पर चर्चा करने के लिए रक्षा उद्योग के सीईओ और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। और आइए एक रुख करते हैं उन दर्शकों के लिए जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। नजर डालते हैं एक बार फिर से सुर्खियों पर। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। चुनाव आयोग आज दोपहर 12 बजे करेगा प्रेस वार्ता। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में होंगे विधानसभा चुनाव। तंजानिया के राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होने हैं हस्ताक्षर। राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा पारंपरिक स्वागत। राष्ट्रपति न्याय संगत और बाधाएं सहने में सक्षम कृषि खाद्य प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में 700 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। चुनाव आयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के दावों पर आज फिर करेगा सुनवाई। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर किया है दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इटली और फ्रांस के दौरे पर होंगे रवाना। पहले चरण में अपने इटली समकक्ष से करेंगे मुलाकात। वहीं दूसरे चरण में पेरिस में आयोजित 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में लेंगे भाग। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायली सेना और फिलिस्तीनी हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1100 से अधिक की मौत। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई आपात बैठक में इजरायल के राजदूत ने हमास पर युद्ध अपराध का लगाया आरोप। क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का नीदरलैंड से होगा मुकाबला। वहीं कल खेले गए मैच में भारत ने जीत के साथ किया आगाज। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। केएल राहुल ने नाबाद 97 और कोहली ने 85 रन की खेली पारी। और अब बात करते हैं इजरायली सेना और फिलिस्तीनी हमास के बीच जारी संघर्ष की, जिसमें अब तक 1100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। हमास के आतंकी हमलों में इजरायल में मरने वालों की संख्या 700 के पार हो चली और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में 400 से अधिक लोग मारे गए। लेबनान का हिजबुल्लाह आतंकी गुट भी हमास के हमलों में शामिल है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई आपात बैठक में इजरायल के राजदूत ने हमास पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया। इस बीच पेंटागन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल को गोला बारूद और उपकरण प्रदान करेगा और फिलिस्तीनी आतंकवाद समूह हमास के हमलों के जवाब में मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना को बढ़ावा देगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका तेजी से इजरायल रक्षा बलों को युद्ध सामग्री सहित अतिरिक्त उपकरण और संसाधन भी प्रदान करेगी। और इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी। अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमृतपाल, सबसे पहले इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? अगर जमीनी स्तर की बात करें, लगातार जो संघर्ष जारी है दोनों तरफ से इस वक्त, खासतौर पर जो सिविलियंस हैं वो इसकी चपेट में आते नजर आ रहे हैं। अगर हम जमीनी स्तर पर बात करें तो इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? देखिए जया, जमीनी स्तर पर यह है कि हम जैसे बात कर रहे हैं अभी भी वहाँ गन बैटल्स चल रही हैं। रात को करीब 22 लोकेशंस में इजराइल और गाजा में गन फाइट चलती रही। रॉकेट अटैक्स चल रहे हैं
हमास की तरफ से इजराइल पे, तो 100 से ज्यादा लोग हॉस्टेज लिए हुए हैं हमास मिलिटेंट्स। जैसे आपने कहा कि 700 इजरायलीज, उनके एम्बेसडर टू यूएन ने बताया कि 700 इजरायलीज अभी तक इसमें फौत हो चुके हैं। करीब 3000 के लोग आसपास हलाक हुए हैं। 300 से 400 पैलेस्टीनियंस भी फौत हो चुके हैं। तो जो फिगर्स हैं वो करीब अभी 1100 के आसपास हैं, पर फिगर्स हायर भी हो सकती हैं, इससे बढ़ भी सकती हैं। और नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि the Israelis need to prepare themselves for a long and difficult war. तो क्लियरली ये जो संघर्ष है या युद्ध है, जो जैसे भी आप इसको देखना चाहते हैं, ये अभी कुछ दिन और चल सकता है। और इसमें मैं एक बात जोड़ दूं छोटी सी, कि इसमें फॉरेन नेशनल्स भी हैं। अमेरिकन ने नंबर 9 डाले हैं, कहे हैं, पर उन्होंने कहा है कि अमेरिकन इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएस की, उन्होंने कहा है कि इसमें अमेरिकन डेथ हुई है। नेपालीज ने ऐसा कहा है, जर्मन्स ने कहा है, इंडियन नेशनल्स को लेकर ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं है जी। लेकिन हमें ये बात तो माननी होगी ना अमृत की, जो मोसाद है, जो खुफिया एजेंसी है, अगर हम इजराइल की बात करें, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, क्योंकि ये अदावत भले ही हमास और इजराइल के बीच सदियों पुरानी है, लेकिन इस तरह का अटैक करना अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक। बिल्कुल। और बहुत ही संक्षिप्त में ये भी अमृत की, जो भारतवासी वहां फंसे हुए हैं दोनों ही क्षेत्रों में, उनको लेकर क्या कुछ इस वक्त असिस्टेंस दी जा रही है? चलिए पहले इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर लेते हैं। जैसे आंचल ने पूछा कि देखें, ये कहते हैं कि इट इज अल-अक्सा फ्लड, ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड, और उसके रिटेलिएशन में हुआ, जैसे इजरायली और सेटलर्स ने स्टॉर्म किया अल-अक्सा मॉस्क यरूशलेम में थर्सडे को। पर इतना बड़ा अटैक, 5000 रॉकेट्स फायर करने, हॉस्टेजेस ले लेने, गन फायर, इतनी बड़ी लड़ाई, ये 1-2 दिन का काम नहीं है। इसकी प्लानिंग महीनों से चल रही होगी। तो अगर इसकी प्लानिंग महीनों से या हफ्तों से चल रही थी, तो फिर इजरायली इंटेलिजेंस, जो कि दुनिया भर में जानी जाती है, वो क्या कर रही थी, उसको कैसे जानकारी नहीं हुई? और वेग किस्म की इंटेलिजेंस थी, पर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नहीं थी। तो ये सवाल बिल्कुल उठाए जा रहे हैं कि इजरायली इंटेलिजेंस के पास या इजरायली डिफेंस फोर्सेस की इंटेलिजेंस के पास, उनकी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने इनफैक्ट कई जो ग्रुप्स हैं उनको इन्फिल्ट्रेट तक कर रखा है। तो वो क्या कर रही थी और क्या इस बार बड़ी चूक हुई है? तो ये सवाल बिल्कुल उठाए जा रहे हैं, पर ये सवाल, अभी तो युद्ध जारी है, तो अभी रिटेलिएशन हो रही है। जब एक बार मामला ठंडा हो गया तो फिर ये सवाल बड़े तौर पर उठाए जाएंगे, एक बड़ा रिव्यू होगा। रही भारतीयों की बात, जैसे आपने पूछा, देखें अभी तक कोई खबरें नहीं हैं भारतीयों की इस कॉन्फ्लिक्ट में इंजर्ड या डेथ या हॉस्टेज सिचुएशन की, पर इंडियन जो मिशन है, उन्होंने इजराइल में, उन्होंने इंडियंस के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी कि आप अननेसेसरी ट्रेवल ना करें, शेल्टर्स में रहें, और उन्होंने नंबर्स और मेल्स जारी की थी कि आप इन पर, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क करें। जब गैर रस्मी तौर पे आप ये विदेश मंत्रालय के लोगों को पूछते हैं कि जी आपके क्या प्लान्स हैं, वो कहते हैं कि देखें अभी इवैक्यूएशन की स्थिति नहीं आई है, पर भारत सरकार इसको गौर से देख रही है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो भारत अंडरटेक करेगा ऐसा ऑपरेशन, पर क्योंकि इंडियंस गाजा पट्टी में बहुत कम हैं, ज्यादातर टेल अवीव और इन इलाकों में हैं, जो इलाके सेफ हैं, तो वहाँ इतना कुछ इंडियंस वेस्ट बैंक में भी हैं, तो इंडियंस की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, इधर डेथ की या कोई भी कैजुअलिटी। बिल्कुल अमृत, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि स्थिति गंभीर है, जमीनी स्तर पर इस वक्त संघर्ष जारी है इस्राइल और फिलिस्तीनी हमास के बीच। इस पर लगातार हम आपको अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अमृत इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली
अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों से जुड़ी हुई। और अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारे साथ जुड़ गई है संध्या। गुड मॉर्निंग। क्या खास है आज समाचार पत्रों में? गुड मॉर्निंग जया, गुड मॉर्निंग आंचल और हमारे सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। आज के सभी अखबारों की शुरुआत बड़ी हेडलाइन के साथ कर लेते हैं। जी हां, इजराइल पर हमास आतंकवादियों द्वारा जो हमला किया गया, आज इसी खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है और साथ ही साथ इजराइल दूतावास द्वारा जो बयान जारी किया गया है उसे हेडलाइन के साथ आज नवभारत टाइम्स ने लिया है और बताया है कि 100 इजरायली अभी भी बंधक बनाए हुए हैं और साथ ही साथ इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात कही कि युद्ध अभी जारी है और ये युद्ध लंबा चलेगा। तो इस बात को हेडलाइन के साथ आज प्रमुखता से लिया गया है। इसी से जुड़ी अगली एक और खबर है तो इसे भी आज हेडलाइन के साथ लिया है। लगभग सभी अखबारों ने इस बात को उठाया है कि करीब 18,000 भारतीय वहां फंसे हुए हैं, इस युद्ध में फंसे हुए हैं और इसे लेकर के भारत का विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास लगातार सक्रिय है। भारतीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ये बात कही है कि वहां जो छात्र हैं उनके वतन वापसी की जल्द ही तैयारी की जा रही है और लगातार उनसे संपर्क भी साधा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। तो इस खबर को भी आज हेडलाइन के साथ लिया गया है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। ये है वायुसेना के शौर्य से जुड़ी हुई, जिसे आज सभी अखबारों ने हेडलाइन के साथ लिया है। जी हां, कल वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर 72 वर्ष बाद ध्वज बदला गया, जिसे आज हेडलाइन के साथ लिया गया है। वायुसेना का ध्वज अब बदल दिया गया है और साथ ही साथ ये परेड इसलिए भी याद रखी जाएगी क्योंकि महिला सशक्तिकरण इस परेड में देखने को मिला और ऐसा पहली बार हुआ है जब महिला अधिकारियों के हाथों वायुसेना की परेड की कमान रही। अगली खबर की बात करें, यह है शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई। हिंदुस्तान अखबार ने इस खबर को हेडलाइन के साथ लिया है। जी हाँ, छात्रों के तनाव को कम करने के लिए, तनाव मुक्त उन्हें रखने के लिए 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अब ये ऑप्शन रहेगा अगले शैक्षणिक सत्र से कि वो चाहे तो अपनी परीक्षा 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी अगर उन्हें लगता है कि पहली एग्जाम जो उन्होंने दी थी उसमें वो स्कोरिंग मार्क्स नहीं ला पाए हैं तो वो एक बार और परीक्षा दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने ये बात साफ तौर पर कही कि इस तरह का कोई दबाव नहीं होगा कि छात्रों को 2 बार परीक्षा देनी होगी, लेकिन वो चाहे तो वो 2 बार परीक्षा दे सकते हैं और ऐसा करने से बच्चों में जो तनाव होता है वो कम होगा और इसका सीधे सीधे यही लक्ष्य है। और अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। ये है खेल जगत से जुड़ी हुई। जी हाँ, एशियन खेलों में हमने देखा कि भारत ने इतिहास रचते हुए कई पदक अपने नाम किए, 100 से ज़्यादा, और उसके बाद अब विश्व कप शुरू हो चुका है जिसका रोमांच कल देखने को मिला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराते हुए जीत दर्ज की। अगली खबर की बात कर लेते हैं चलते चलते, जिसे राष्ट्रीय सहारा ने आज अपने मार्केट पेज पर लिया है और भारत की पहली बड़ी निजी सोने की खदान में उत्पादन अगले वर्ष से शुरू हो जाएगा। इस खबर को आज अखबारों ने लिया है और बताया है कि इस खदान से हर साल लगभग 750 किलो सोना निकलेगा। तो ये है आज के अखबारों की अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई तमाम वो सुर्खियां जो आम आदमी से सरोकार रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, आप मेहनत कर इतनी तमाम अखबारों की सुर्खियां हम सब के लिए समेट कर लाई। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है नया सवेरा में। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब देखते हैं खबरें दुनिया भर से फटाफट अंदाज में।
अफगानिस्तान में भीषण भूकंप की चपेट से आने की वजह से 2500 से अधिक लोगों की हुई मौत, वहीं हजारों लोग गंभीर रूप से घायल। भूकंप की चपेट में आए सैकड़ों लोगों की अब भी मलबे में दबे होने की खबर। प्रशासन की ओर से मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। भीषण भूकंप के बाद अफगानिस्तान के सत्ता पर काबिज तालिबानी सरकार ने दुनिया से लगाई मदद की गुहार। पिछले हफ्ते ताइवान में बारिश और हवा के साथ आए तूफान कोइनू ने चीन के गुआंगडू प्रांत के तट से दक्षिण की ओर समुद्र के ऊपर हैनान के रिजॉर्ट द्वीप की ओर रुख किया, जिसकी वजह से तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। आज हांगकांग में भारी बारिश होने की संभावना। वेनेजुएला में लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे हेनरिक कैप्रिल्स ने प्राथमिक चुनाव के दौर से इस्तीफा देने की घोषणा। हेनरिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वो उन पर लगे बैन के कारण चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। और आइए आप फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ खबरों की। ब्रिटेन का 30 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भारत से एफटीए के शेष मुद्दों पर आज से भारतीय दल के साथ अगले दौर की बातचीत करेगा शुरू। दोनों देशों ने हाल ही में 13वें दौर की वार्ता संपन्न की। भारत और सऊदी अरब ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन तथा बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बिजली की आपूर्ति, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा संबंधित साजो सामान की आपूर्ति को बनाए रखना है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने देश में हवाई अड्डों और नागरिक विमानन अवसंरचना के विकास के लिए 8,800 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए। भारत ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल जुलाई में 4.67 अरब अमेरिकी डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात किया। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों के दौरान अमेरिका में स्मार्टफोन का निर्यात कई गुना होकर 1.67 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 28.46 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। भारत का कोयला आयात इस साल अगस्त में सालाना आधार पर 12% लगभग 1 करोड़ टन रह गया। पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 2 करोड़ टन का था। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से। तो आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप में आज होने वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना नीदरलैंड्स के साथ है। हैदराबाद में होने वाले इस मैच में न्यूजीलैंड अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के लिए मैदान पर उतरेगी। गौरतलब है कि विश्व कप के ओपनिंग मैच में एक कीवी टीम ने गत विजेता इंग्लैंड को करारी मात दी थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के हाथों अपना पहला मैच में हार झेलने वाली डच टीम इस मैच में अपसेट कर वर्ल्ड कप में और रोमांच पैदा करने के इरादे से उतरेगी। इससे पहले दोनों टीम वनडे मैच में 4 बार आमने सामने आ चुकी हैं और हर बार न्यूजीलैंड विजयी रही। और आईसीसी विश्व कप में भारत ने जीत के साथ आगाज किया। पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराने में सफलता पाई। ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए मिले 200 रन के लक्ष्य को भारत ने 41.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत के शीर्ष 4 में से 3 बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो गए। ये पहला मौका है जब विश्व कप के किसी मैच में भारत के शीर्ष 4 में से 3 बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए हैं। उसके बाद कोहली और राहुल ने भारतीय पारी को संभाला और स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। कोहली और राहुल के बीच चौथे विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी हुई। कोहली 85 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर कोई और विकेट नहीं गिरने दिया और टीम को जीत दिलाई। राहुल 97 और हार्दिक 11 रन बनाकर नाबाद रहे। खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से, लेकिन फटाफट अंदाज में। बीते शुक्रवार को रिलीज हुई तीनों ही फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बेहद औसत प्रदर्शन। अक्षय कुमार स्टारर मिशन रानीगंज फिल्म में दूसरे दिन करीब 4.70 करोड़ कमाए। मिशन रानीगंज अक्षय की करियर की
सबसे कमजोर ओपनिंग वाली फिल्मों में से एक बन गई है। वहीं थैंक यू फॉर कमिंग थिएटर्स तक दर्शकों को खींच लाने में रही विफल। पहले दिन डिजास्टर साबित हुई इस फिल्म ने दूसरे दिन सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया। फिल्म में 2 दिन की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ 62 लाख रुपए कमाए। और राजवीर देओल और पलोमा की रिलीज हुई फिल्म दोनों से बॉलीवुड में डेब्यू किया दोनों स्टार किड्स ने, लेकिन लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज हुई ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है और 2 दिन में करीब 1.5 करोड़ रुपए ही कमा पाई है। वहीं लगातार दूसरे सप्ताह भी फुकरे 3 सिनेमा पर धमाल मचा रही है। वरुण शर्मा, ऋचा चड्ढा, पुलकित सम्राट, मनजोत सिंह और पंकज त्रिपाठी की फुकरे 3 7 फिल्मों के बीच रिलीज हुई, लेकिन अब तक बॉक्स ऑफिस पर भारी पड़ रही है और सभी को पीछे छोड़ ताबड़तोड़ कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। और कई नई फिल्मों की रिलीज के बाद भी शाहरुख की फिल्म जवान की कमाई का सिलसिला थम नहीं रहा। जवान भारत में 620 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। कंगना रणावत की फिल्म तेजस के ट्रेलर को मिल रही है तारीफ। भारतीय वायुसेना दिवस पर आए इस ट्रेलर में कंगना फाइटर पायलट के अवतार में आ रही है नजर। मोना सिंह, आशुतोष गवारीकर स्टारर काला पानी का ट्रेलर रिलीज हुआ है। सस्पेंस से भरपूर ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 18 अक्टूबर को स्ट्रीम होगी। और नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की। और बात मौसम की जाए तो उत्तराखंड, बिहार, मिजोरम और साथ ही साथ असम में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं गुजरात और राजस्थान में मौसम सामान्य रहेगा। साथ ही अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान की, तो यहाँ पर बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही बात की जाए पुडुचेरी, कर्नाटक और तमिलनाडु की, तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। और आइए अब रुक करते हैं उन तमाम राज्यों को और देखते हैं कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। नया सवेरा के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज पर जारी रहेगा। लेकिन जाने से पहले आइए आपको छोड़ जाते हैं भारतीय वायुसेना के एयर शो की कुछ खूबसूरत झलकियों के साथ। बिल्कुल, जहां भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने बांधा समा। आप लीजिए इनका आनंद, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।